नमस्कार, स्वागत है आपका डीवी लाइव के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। ईरान में पिछले लगभग 2 हफ्तों से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और अमेरिका किस तरीके से एक साम्राज्यवादी रवैया अपना दिखाता चला जा रहा है, बढ़ाता चला जा रहा है। वेनेजुएला के बाद कई दूसरे देशों को किस तरीके से धमकी दी जा रही हो, चाहे वो ग्रीनलैंड का मामला हो या फिर मैक्सिको का हो, और यहाँ तक कि ईरान में भी अमेरिका लगातार हस्तक्षेप कर रहा है। लेकिन ईरान से उसको प्रतिक्रिया भी बहुत ही ज़ोरदार मिली है, ज़बरदस्त मिली है। ईरान में ये जो प्रदर्शन चल रहे हैं, इनके पीछे कारण क्या है? क्या वास्तव में जो कारण तात्कालिक रूप से दिखाई पड़ रहे हैं, वहाँ जो रियाल की कीमत इतनी ज़्यादा घट गई है, वो है महंगाई है, या फिर इनके पीछे कुछ राजनीति है? और ये राजनीति केवल ईरान की घरेलू राजनीति है या उस पर विदेशी ताकतों का भी असर है? इनका सबका पूरे मध्य पूर्व की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? इन सब मामलों को समझने के लिए, जानने के लिए हमारे साथ आज हमारे ख़ास मेहमान हैं डॉक्टर फजल रहमान साहब। फजल रहमान साहब, बहुत बहुत स्वागत है। और मैं बता दूं कि डॉक्टर फजल रहमान साहब एक बहुत एकेडमिशियन है, मध्य पूर्व की राजनीति को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, जानते हैं, स्टडी करते हैं और बहुत कुछ लिखते पढ़ते रहते हैं। और उनको आज इस कार्यक्रम में बुलाने का मकसद यही है कि उस पूरी राजनीति को समझा जाए कि किस तरीके से वहाँ की घरेलू राजनीति और किस तरीके से इसमें अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप काम कर रहा है। फजल साहब, आप ICWA के फेलो भी हैं, सीनियर फेलो। अगर ये देखें हम ईरान की जो कुछ चल रहा है वहाँ, तो पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं, ये वास्तव में क्या इनके पीछे जो तात्कालिक वजहें बताई जा रही हैं, वहाँ की मुद्रा की कीमतें घट जाना, महंगाई बढ़ जाना, युवाओं में, लोगों में असंतोष है, या फिर जिस तरीके से अमेरिका का हस्तक्षेप दिखाई पड़ रहा है, तो ये एक बाहरी हस्तक्षेप का भी एक बड़ा कारण इसके पीछे देखा जा सकता है? क्या है? देखिए, जब भी हम ईरान की बात करते हैं, ईरान के 2 पहलू हैं। एक है एक्सटर्नल, एक है इंटरनल। लेकिन उसमें बड़ा मामला यह है कि जब भी हम ईरान की कोई पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो पहला जो इमेज आती है वो आती है अमेरिका। हम ईरान को डिफाइन करते हैं विदा विद अमेरिका, विदा विद इजराइल, विदा विद इस्लाम, विदा विद रिवोल्यूशन, विदा विद पैलेस्टाइन, विदा विद हमास, विदा विद हुथीज, लेबनान, सीरिया। जी, ईरान को एक लगता है कि एक्सटर्नली तौर पर हम डिफाइन करते हैं, हम देखते हैं इंटरनेशनल प्रिज्म, देखते हैं उसको। जो हमारा देखने का रवैया है वो है इंटरनेशनल प्रिज्म, और उसमें कहीं ना कहीं से हम भूल जाते हैं कि ईरान का अपना भी कोई अस्तित्व है कि नहीं है। ईरान के लोग, ईरान की जनता, ईरान की यूथ, ईरान का एस्पिरेशन, ईरान की अपनी पॉलिटिक्स, ईरान की अपनी सिटीजनरी, ईरान का स्टेट, ईरान की क्लर्जी और ईरान का जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो कहाँ है। तो बड़ी मतलब दुविधा यह है कि ईरान को हमने तकरीबन 20-25 साल से सिर्फ एक्सटर्नली देखा है, और हमारे लिए बहुत आसान होता है ब्रांड कर देना कि अमेरिका है तो ये है तो वो है। देखिए, सवाल यह कि ईरान पिछले 45 साल से सैंक्शन में है, तकरीबन 46 साल से जी। और 46 साल में वहां की पूरी वो जनरेशन जा चुकी है जिसने रिवोल्यूशन को देखा। ईरान की अपनी एक हिस्ट्री है, ईरान का अपना एक कल्चर है। तो इसको जब हम पेंट करते हैं कि हर बार में कि बाहर का इंटरवेंशन है, इंस्टिगेशन है, फंडेड, ये सब चीजें सही हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं से हम जो इंटरनल पिक्चर को हम बिल्कुल मिस कर देते हैं। बताइए, दुनिया में वो कौन सी इकोनॉमी हुई जो सबसे लीस्ट वैल्यूड करेंसी है? वो लीरा जो है, ये दुनिया में कहां पे होता है कि $1 का मामला जो होता है 1.5 मिलियन। ये कहां पे होता है कि 72% जो फूड ग्रेन है उसके राइट, जो इन्फ्लेशन है वो 50% है। फूड ग्रेन की जो प्राइस है वो 72% है। ये WHO की रिपोर्ट है कि माल न्यूट्रिशन जो वहां पे 85% है, पॉवर्टी 30% है। और उसमें हमें आपको बिल्कुल पता नहीं है कि वहां के जो यूथ है, तकरीबन वहां की बहुत यंग पॉपुलेशन है, उसका क्या हो रहा है, उसका एस्पिरेशंस क्या है। और जिस तरह से जो पॉलिटिकल सिस्टम वहां पे है, इतना रिडंडेंट, इतना डिफंक्ट, इतना मोनोटोनस है कि उसमें लोगों के पास कोई स्पेस नहीं बचा। कोई उनके पास फ्यूचर के लिए विजनरी नहीं है, कोई स्टेट्समैन नहीं है, कोई करिश्मेटिक लीडरशिप नहीं है। तो इन सब हालात में, और ईरान में प्रदर्शन बहुत नया नहीं है। ईरान की पॉलिटिक्स, ईरान की दुनिया में पहली बार जो है 79 में पहली रिवोल्यूशन है जो मजहब के नाम पे एक कामयाब रिवोल्यूशन हुई।
ईरान ने रेवोल्यूशन 2009 में देखा, ईरान ने प्रदर्शन 2017-18 में देखा, ईरान ने प्रदर्शन 2021-22 में देखा। लेकिन ये पहली बार ऐसा प्रदर्शन है जो ईरान सेंट्रिक है। 2021-22 का रेवोल्यूशन था वो एक महिला के पर्दे पे हो गया, 2009 का रेवोल्यूशन था वो रिगिंग पे था, 2018 का रेवोल्यूशन जो था वो महंगाई पे था, वो ऑयल प्राइस बहुत बढ़ गए थे। इस बार पहली बार रिजीम और जनता आमने सामने आई है कि हम आपसे बात करेंगे कि ईरान को क्या मिल रहा है। आपने मुझे 45 साल में क्या दिया? आपने पूरे सिस्टम को जकड़ के रखा हुआ है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें कोई होप नहीं। आपने डेमोक्रेसी के नाम पे इस तरह का जकड़न है, इस तरह की बिसीज है कि आप प्रेसिडेंट वही बनेगा जिसको लीडर चाहेंगे। उनकी जो वेटिंग होती है, जो उनकी पूरी मॉनिटरिंग होती है, उसमें पब्लिक का कोई से नहीं है। तो अब जनता ने देखिए 3-4 साल में जिस तरह से रीजनल पॉलिटिक्स है, पैलेस्टाइन चला गया, हमास चला गया, हिजबुल्लाह चला गया, प्रेसिडेंट असद चले गए, हुतीज कमजोर हो गए, उसमें अब जनता को लगने लगा कि हम इन सब चीजों पे अब वो है, इससे अब आप हमको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे नौकरी की, अब हम बात करेंगे पॉवर्टी की, अब हम बात करेंगे एजुकेशन की, अब हम बात करेंगे वाइब्रेंट डेमोक्रेसी की, अब हम बात करेंगे पॉलिटिकल रिफॉर्म की। उस पे अब रिजीम के पास कोई रास्ता नहीं है। पहली बार ईरानियन रिजीम जो है बहुत ही मॉडरेट दिख रही है, बहुत ही डिफेंसिव दिख रही है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि उनके प्रेसिडेंट ने अपने होम मिनिस्टर से कहा है कि आपका जो रिटेलिएशन होगा बहुत ही मॉडरेट होगा, और ये पहली बार कह रहे हैं कि प्रॉब्लम बहुत जेन्युइन है, हम बात करने को तैयार हैं। 2021-22 में आपको याद होगा सैकड़ों लोगों को फांसी दे दी गई। 2009 में वहां के प्रेसिडेंट तक को हाउस अरेस्ट कर लिया गया, फॉर्मर प्रेसिडेंट को। 2018-19 में इस बार रिजीम के पास कुछ ऐसा है नहीं। इसमें एक बड़ा एंगल ये है, इस बार पहली बार बाजार के लोग, ईरानियन पॉलिटिक्स में बाजार का बड़ा अहम रोल होता है। जो मिडिल क्लास है, जो वहां की इकोनॉमी का बैकबोन है, जब उसको लगने लगा कि अब तो मेरे लिए कुछ बचा नहीं, तो जब बाजार ही जो है उन्होंने इस रेवोल्यूशन को ज्वाइन किया, और उसके बाद लगने लगा कि नहीं अब तो मामला हाथ से जा रहा है, तो अच्छी चीजें जिस तरह से एक्सपैंड हो रही हैं जी, तो रिजीम के पास कोई आउटलेट नहीं है कोई दूसरी बातें करने का। रिजीम ने बहुत हद तक वो किया कि हम ये कर रहे हैं, हम एक जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, हमारा रीजनल हेजिमोनी है, सऊदी अरेबिया से मेरा वो है। और एक बात और बताता चलूं मैं कि न न्यूक्लियर निगोसिएशन हो रहा है, न इंटरनेशनल एस्केलेशन खत्म हो रहा है। तो इस बात जो पूरा का पूरा मामला है वो बिल्कुल स्टेट विद इन है, ये नेशनल सेंट्रिक प्रोटेस्ट है। ये जी हम हैं एक तरफ, आप हैं दूसरी तरफ। मतलब ये बिल्कुल ईरान की जनता अपनी सरकार से लड़ती हुई दिखाई पड़ रही है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। इसमें फजल साहब, जो रज़ा पहलवी वाशिंगटन में हैं, आखिरी जो राजा थे उनके बेटे हैं, अचानक उनको भी ऐसा लग रहा है कि मौका मिला है और वो भी उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। बाकायदा उन्होंने प्रोटेस्ट करने वालों को समर्थन दे रहे हैं, बल्कि बाकायदा उकसा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का भी बार बार ये बयान आ रहा है। तो ये एक अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप की ईरान में हस्तक्षेप की सोची समझी रणनीति के तहत है, या केवल इस तरीके से देखा जाए कि वो मौके का फायदा उठा रहे हैं? देखिए, यूएसएसआर के डिमाइस के बाद एक यूएस की जो यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में, उसमें उनका एक बहुत ही बड़ा जो एडिशन है वो ये है कि सेंट्रल रिजीम को आप कमजोर कीजिए, और जो अपोजिशन के लीडर जो बाहर एग्जाइल में हैं उनको प्रॉप अप कीजिए, उनको नर्चर कीजिए और उनको लेके आइए आप। उसका पहला एग्जाम्पल इराक में था। सद्दाम को हटाने के बाद वो जितने भी बाहर लोग थे, जितने शलबी थे, जितने मतलब सैकड़ों लीडर थे, उनको लेके आए, उनको बैठाला। वो सिमिलर मॉडल उन्होंने अफगानिस्तान में अप्लाई किया। अफगानिस्तान में तालिबान को हटाया, जिन लीडर का नाम नहीं जानते थे, ये सब जितने भी लोग थे, करजई वगैरह, ये सब अमेरिकन लोग थे। जी। उसी तरह का मॉडल ही ईरान में अपना रहे हैं। लेकिन ईरान के साथ दिक्कत यह है कि ईरान का जो रिजीम है, जो मौसद है, किसी भी तरह का अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट वहां की जनता को खटकता है। इसलिए कि 79 की जो रिवोल्यूशन थी, वो रिवोल्यूशन इंटरनली कम थी। दैट वाज बेसिकली ड्रिवन एंड टारगेटेड टुवर्ड्स अमेरिका। और उसकी वजह ये थी कि वहां के जो शाह पहले भी थे, वो बिल्कुल अमेरिका के, मतलब समझिए कि प्रोटेजी थे। वो वहां पे अमेरिकन जो इन्फ्लुएंस था, जो ब्रिटिश इन्फ्लुएंस था, जो अमेरिका का वहां के इंटेलिजेंस में पेनिट्रेशन था, जो ब्रिटिश एजेंसी थी, और उसके सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो इन्होंने 53 में मुसद्दिक हुसैन की गवर्नमेंट उन्होंने गिराया। तब से वहां की जनता, जिनको अमेरिका के नाम पे बहुत खटकती है, लेकिन अब सवाल वो खटकने के नाम पे, चाहे उनके नाम पे, कब इस चीज पे रहेंगे, कब तक अपनी डिमांड को दबा के रखेंगे।
तो मुझे लगता है कि जो शाह पहलवी के बेटे वहां पे अमेरिका में एग्जाइल्ड है, उनका दिल्ली आना, मीडिया को ब्रीफ करना, उनको ये बताना, ये सब एक अमेरिकन प्लॉय है और क्रिएशन है। हमको कहीं से नहीं लगता है कि उनके पास वो चाह है या लोग कबूल करेंगे या लोग उनका वेलकम करेंगे, जैसा कि इराक में अमेरिका ने समझा था कि सद्दाम हटेंगे तो लोग आ जाएंगे। 45 की दुनिया नहीं है जी। आज की दुनिया डेमोक्रेसी की दुनिया है। आज की दुनिया जो है बहुत ही वाइब्रेंट सोशल मीडिया की दुनिया है। हर बच्चा जानता है कि अमेरिका का क्या पॉलिसी होती है, अमेरिका ने कैसे दुनिया इंपीरियलिस्ट पावर है, कैसे मुल्कों को उसने डिस्ट्रॉय किया है, डिस्ट्रक्शन किया है। और इसने एग्जाम्पल जो है वेनेजुला का एग्जाम्पल है, हमास का एग्जाम्पल है, सीरिया का एग्जाम्पल है, लीबिया का एग्जाम्पल है, यमन का एग्जाम्पल है। तो मुझे लगता नहीं कि किसी तरह का ऐसा कोई चांस कि वो लोग वहां उनको ओपन हाथ से ओपन से वेलकम करेंगे। ये बिल्कुल मेरे ख्याल में देखिए कुछ चीजें होती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जिसको ऐसी पॉपअप की जाती है ताकि कुछ कंजम्पशन हो। ये एक कंजम्पशन के लिए है और उनको भी पता है कि ईरान 45 साल से एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। वो गलत हुआ है सही, उसकी हम बात नहीं करेंगे, लेकिन वहां की जो जनता है वहां को बहुत ही होपलेसनेस बहुत ज्यादा है, डिसएंचैंटमेंट है, डिसअपॉइंटमेंट है, डिसइल्यूजनमेंट है। और उसकी वजह यह है कि इसलिए वहां की जनता बात कर रही माजी की। वो होता है ना कि जब अच्छे ये वो लोग बात कर रहे हैं जिन्होंने रेवोल्यूशन देखी नहीं। आज ईरान की जो जनता है वो पोस्ट रेवोल्यूशन वो जो जनरेशन है जी, उनको नहीं पता। और ये मादी की बात इसलिए कर रहे हैं कि उनको आगे कोई होप नहीं है, उनको कुछ दिख नहीं रहा है, न उनको नेगोशिएशन दिख रहा है, न उनको सैंक्शन का रिमूवल दिख रहा है, न उनको अमेरिका का एसोलेशन हटता हुआ दिख रहा है। इसलिए कि दुनिया में बहुत सारे और इश्यूज हैं, यूक्रेन वॉर है, पैलेस्टाइन है, अभी वेनेजुला है, अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं उसके लिए। तो उसमें लगता है कि अब ईरान जो है इस वक्त अभी लीस्ट प्रायोरिटाइज कंट्री है। तो अभी 1 साल 2 साल 3 साल कुछ होने नहीं जा रहा है जी। तो इसलिए वो लोग अपने मादी को देख रहे हैं। बिल्कुल, उनको अपना भविष्य दिखाई कहीं एक अंधकार में बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है वो अपनी डिमांड सरकार से कर रहे हैं। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने ये बताई कि ये अपनी सरकार और वहाँ के लोगों के बीच का ये मसला है जो इस तरीके से निकल पड़ा है इस बार का जो ये प्रदर्शन दिखाई पड़ रहा है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है फजर साहब की, जो अगर ये आपस का ही मामला है और एक पीढ़ी जो 1979 के बाद यानी इस रिवॉल्यूशन के बाद की पीढ़ी है जो इस प्रदर्शन में ज़्यादातर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, उसी को अपना भविष्य भी गर्त में दिख रहा है तो वो सड़कों पर निकल आई है। इसमें आप इसमें एक सुलह की क्या उम्मीद देख रहे हैं? क्या ये सरकार, हालांकि सरकार भी थोड़ा सा टोन डाउन हुई है, दिखाई पड़ रही है पहले के प्रदर्शनों को जिस तरीके से दबाया गया, लेकिन इस बार भी बहुत सारी जगहों पर वायलेंस की खबरें आई हैं, बहुत से प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबरें, अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं। लेकिन इन सब के बावजूद क्या होप दिख रही है अगर सरकार और वहाँ की जनता के बीच का ही ये विवाद है? तो देखिए, इस बात का जो प्रदर्शन है, जो प्रोटेस्ट है, डेमोन्स्ट्रेशन है, मैंने कहा पहले कि वो नेशनल सेंट्रिक है। देखिए, सोल्यूशन तो बेसिक क्राइसिस जानते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस तो ही है, उसके अलावा इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट बहुत है जी। उनका ये मानना है वहां की जनता का कि आपने तकरीबन 12-14 साल से अपने आप को इन्वॉल्व कर रखा है रीजन में। आप सपोर्ट करते हैं मिलिशिया को, $3 बिलियन आपका खर्च है बाहरी प्रॉक्सीज को मिलिशिया को फंड करने में। जो वहां के स्पिरिचुअल एरिया के एडवाइजर हैं लारेजानी साहब, जो एक जमाने में स्पीकर हुआ करते थे, अभी उनका रिसेंट बयान है कि हम घास खाएंगे लेकिन अपने प्रॉक्सीज को हम सपोर्ट करेंगे। वहां पे आवाज आ रही है कि इन प्रॉक्सीज हमें क्या लेना देना। तो वो ही कहते हैं कि आप जो है वहां के क्लर्जी को सारे एग्जम्पशन दे रखा आपने। बहुत सारी प्राइवेट जो है ऐसी चीजें एजेंसीज हैं, बहुत सारे इकोनॉमिक हाउसेज इंडस्ट्रीज हैं जो 50% एग्जेम्प्टेड हैं। ये वो लोग हैं जो हार्डकोर प्रो क्लर्जी हैं। उनका ये मानना है कि डिस्क्रिमिनेटरी इकोनॉमिक पॉलिटिक्स को आप खत्म कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, वहां पे एक बहुत बड़ी सेमिनरी है कुंभ, वहां पे वो 40,000 स्टूडेंट को बाहर से लाके पढ़ाते हैं, उनको इंडोक्ट्रिनेट करते हैं, उनको अपने उसमें ढालते हैं, फिर वो लोग वहां जाके इनकी आइडियोलॉजी को प्रोपगेट करते हैं। खमैनी साहब का जो रिवोल्यूशन के फाउंडर थे, उनका पहला जो ऑब्जेक्टिव था कि हम अपनी रिवोल्यूशन को एक्सपोर्ट करेंगे, वो आज तक उसी पे चला आ रहा है। तो इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट की बात है, पब्लिक का जो डिस्कनेक्ट है मासेस से, उसकी बात है। अभी प्रेसिडेंट ने वहां के कहा कि भाई अगर आपको बहुत ठंड लग रही है तो आप गर्म कपड़े पहनिए, आप
मैं जैसे पहनता हूं, लेकिन सवाल ये है कि गैस कहां है भाई, वहां पे कहां से ईंधन आएगा, कहां से फ्यूल आएगा। तो मेरे ख्याल में देखिए दो चीजें बेसिक है। पहली बात तो ये कि ईरानियन इकोनॉमी इस तरह से अंडर सीज है कि उसका आइसोलेशन बहुत ज्यादा है, जो ग्लोबल आइसोलेशन है। तो उसमें जब तक कुछ सैंक्शन नहीं हटते हम बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन एक बात तो ये कर सकते हैं कि पॉलिटिकल रिफॉर्म लाके लोगों का जो पार्टिसिपेशन उसको बढ़ाएं, और जो लोग हैं उनको उनकी राय लें, आप उनकी बातें सुने। आप जो आपने एक खास तबके को प्रॉपअप कर रखा है, जो किलजी को सपोर्ट करते हैं, उनको जो आपने पैकेज पर दे रखा है उससे आप विड्रॉ करें, उन चीजों को हटाएं। और जो आपका बहुत सारी जो IRGC है जो उनके पास कंट्री की 40% इकोनॉमी उनको दे रखी है आपने, वो कंट्री के सारे कॉन्टेक्ट उनके पास होते हैं। तो जो पूरा जो डिफरेंट सेंटर ऑफ पावर्स हैं, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी उन्हीं तक कंसंट्रेटेड है, तो आम लोगों तक नहीं पहुंची। तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट रिसोर्सेज को आपको और इनलार्ज करना पड़ेगा और स्प्रेड करना पड़ेगा, और उसको और इक्विटेबल और पार्टिसिपेटिव बनाना पड़ेगा। तो दूसरी बात यह है कि साथ साथ जी आप कंटिन्यू रखें। दोनों चीजें साथ जाएंगी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स दोनों साथ जाएंगी। देखिए कुछ चीजें इकोनॉमिक पॉलिसी अगर, जबकि पॉलिटिक्स अगर आपकी बहुत ज्यादा एक कुछ लोगों के हाथ में कंसंट्रेटेड हो, तो वो इकोनॉमिक पॉलिसी का विजन नहीं आ पाता है। तो जब तक कि दोनों चीजें साथ नहीं जाएंगी तब तक मुझे लगता नहीं कोई इस तरह का सोल्यूशन है। लेकिन इस बार स्टेट गवर्नमेंट और वहां की जो क्लर्जी है, वहां का जो रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट है, जो एलीट है, उनको लग रहा है कि इस बार वाकई हमें कुछ ना कुछ तो नया करना पड़ेगा। इसलिए चीजें बहुत तेजी से एक्सपैंड हो रही हैं, चीजें कहीं अगर वायलेंट में कन्वर्ट हो गई तो इसका और भी आइसोलेशन बढ़ेगा। और जैसा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कहा कि हम तैयार उनको वो करने की, तो किसी तरह का ऐसा मौका नहीं देना चाहेंगे वो कि वो उनका इंटरवेंशन बढ़े और ऐसा ना हो कि मासेस पूरी तरह रिवोल्ट कर जाए। हाँ बिल्कुल, ये मौका बिल्कुल नहीं देंगे और निश्चित तौर पर। लेकिन एक चीज़ और भी जो कही जा रही है कि क्या कुछ रिपोर्ट्स भी आई वेस्टर्न मीडिया की, हालांकि उस पर ईरान में ही उसको लेकर बहुत ज़्यादा लोग इत्तेफाक नहीं रखते हैं, लेकिन क्या इस तरह की भी स्थितियां बन रही हैं या खमेनेई साहब इस तरह से भी सोच रहे हैं कि वहाँ से देश छोड़ने की कुछ रिपोर्ट्स बता रही हैं? ऐसा हो सकता है? क्या इस तरह की परिस्थितियां बनाई जा रही हैं, बन रही हैं, और क्या ये संभव है कि उनको देश छोड़ना पड़ जाए? देखिए खमेनी साहब की जो लीडरशिप है, ईरान की जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वो बहुत ही इतना ज्यादा वेग है कि आम जनता के लिए समझना मुश्किल है कि वहां पे पावरफुल कौन है। प्रेसिडेंट मसूद पावरफुल है या खामेनी पावरफुल है। लेकिन जो पढ़ा लिखा आदमी है, जो इंटेलिजेंसिया है, वो जानता है कि वो एक सिंबॉलिक फिगर है। अगर वो इस तरह की चीजें मुझे लगता नहीं कि होने वाली हैं। एक वो खुद उनकी बहुत ज्यादा एज है, 85-86 ईयर्स की एज है, और जिस तरह से मतलब अभी जून में जो चीजें हुई है वहां पे, जिस तरह से एक सीरीज ऑफ असैसिनेशन हुआ है, तो मुझे लगता नहीं कि जिस तरह का अमेरिका और इजराइल का जो पेनिट्रेशन है इंटेलिजेंस में, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है इनको हटाना। और उनके कहीं जाने का मतलब यह है कि पूरा जो ईरान का पूरा जो आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन है, जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है, वो कोलैप्स कर जाएगा। हालांकि वो एक सिंबॉलिक है, लेकिन देखिए पॉलिटिक्स में सिंबलिज्म की बहुत महत्व होता है, सिंबलिज्म का। तो उनका अगर किसी तरह से भी अगर ये कहीं इरादा है या प्लान है कि कहीं वो जा सकते हैं, कहीं शेल्टर ले सकते हैं, और ईरान बहरहाल वो अफगानिस्तान है न इराक है कि उनको कोई शेल्टर देगा। और मुझे लगता नहीं कि इस तरह अभी चीजें यहां तक इस नौबत तक आई हैं। और इसलिए अगर जाने का मतलब है कि पूरी ईरान का जो पूरा 50 साल का जो पास्ट है, जिसको उन्होंने अपने आप को एक नए तरह का नया नेशन बिल्ड किया है, एक एंटी अमेरिकन, एक एंटी वेस्ट, अपने आप को उन्होंने बताया है कि हम वेस्ट के खिलाफ एक बुलवाक है, मतलब हम वो सारी चीजें कोलैप्स कर जाएंगी। उनका पूरा जो नेशनल मिथ है, उनका नेशनल जो रिकंस्ट्रक्शन है, उनकी जो एंटी अमेरिकनिज्म पे उनका पूरा सिस्टम बिल्ड किया गया है, वो नहीं चाहेंगे कोलैप्स कर जाए। तो मुझे लगता नहीं कि इस तरह की नौबत आएगी कि खामेनी, हाँ एक चीज ये हो सकती है कि पॉलिटिकल सिस्टम में भी बदलाव आए। एक जो चीजें अब तक सारी चीजें गवर्न होती हैं, सारी चीजें स्पिरिचुअल लीडर का असल फाइनल फैसला होता है, वो आर्म फोर्सेस का हेड होता है, वो किसी भी तरह के न्यूक्लियर निगोसिएशन का वो जब तक ग्रीन सिग्नल देते वो चीजें नहीं होती, उसमें कुछ बदलाव आ सकता है। लेकिन खामेनी साहब का कहीं जाना, उनका कहीं एग्जाइल लेना, कहीं शेल्टर लेना, मुझे लगता नहीं कि इस तरह की चीजें नहीं है, मुझे लगती नहीं है। जी बिल्कुल, हाँ वहां तक नौबत आएगी भी नहीं, और उससे पहले चीजें मैनेज कर ली जाएंगी। और उनका वैसे आज की ईरानियन पॉलिटिक्स में
कोई रिलेवेंस है नहीं। फॉर द फर्स्ट टाइम समझिए कि उनको भी लोग कह रहे हैं डाउन विद सैयद, डाउन विद सैयद। जी। वो आदमी वो फिगर जो जमाने में सेमी गॉड का फिगर था खुमैनी के जमाने में, उसको लोग इस तरह से डेमोनाइज नहीं करती है कभी। लेकिन डेमोनाइजेशन की अपनी लिमिटेशन है। बहरहाल एक अच्छा खासा तबका होता है, बहुत ही रिवरेंस उनके लिए है, तो कभी नहीं चाहेंगे कि वहां से ये जाए वगैरह। ये मतलब मुझे लगता है कि वेस्टर्न मीडिया का एक एडवोकेसी, एक प्रोपेगेंडा या ओवर इमेजिनेशन है ये। जी बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह की ये हाँ ऐसी रिएक्शंस आई भी कि ये ओवर इमेजिनेशन की बात आप जो कर रहे हैं। एक चीज़ और फजर साहब, इसमें हम देख रहे हैं कि रीजन में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है या पड़ सकता है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी बहुत इस तरह की रिएक्शंस अगल आसपास के इलाकों से, मध्य पूर्व के दूसरे देशों से नहीं आई हैं। या अमेरिका जिस तरह से हस्तक्षेप की बार बार बात कर रहा है, दोहरा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, वहाँ इसको किस तरीके से देखा जा रहा है इस पूरे प्रदर्शन को पूरे मध्य पूर्व के इलाके में? देखिए एक चीज और बताया हूं, दो चीजें। जब तक जितनी बताए, जितनी ही डोनाल्ड ट्रंप चाहे कोई भी वेस्टर्न पावर्स, चाहे नेतन्याहू हो चाहे ट्रंप हो, जब इंटरवेंशन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं से रिजीम कोई चीजें बहुत ही कंफर्ट देती हैं। रिजीम इस बुनियाद पे कहने के लिए कहता है देखिए ये जितने भी प्रोटेस्टर हैं ये फॉरेन फंडेड है, फॉरेन इंस्टिगेटेड है, बहुत आसान होता है, चीजों को पेंट करने में बड़ी आसानी होती है। जी जी। दूसरी बात देखिए, इस पूरे जितनी भी चीजें 10-12 साल में रीजन में हो रही हैं, अगर कोई रियल लूजर है तो वो ईरान है। ईरान के इतना बड़ा लूजर कोई नहीं है। ईरान की जो पूरी न्यूक्लियर, जो पूरी मतलब उनकी पूरी एडवोकेसी जी थी, उनका न्यूक्लियर प्रचार था कि हम पावर हैं, हम इजराइल को वाइप आउट कर देंगे, अमेरिका के हम खिलाफ हैं, हम बहुत बड़े हेजमोन हैं, रीजनल एक्टर हैं, वो सब कुछ उनके एक एक करके जितने सारे सपोर्टर्स थे, जितने लाइफ थे, वो चले गए जी। एक से देखिए एक हमास चला गया, हिजबुल्ला चला गया, असद साहब चले गए, हुती जितने भी सब लोग थे वो सब चले। इस वक्त सबसे अगर आइसोलेटेड रीजन में भी अगर कोई है, और जो दूसरी कंट्रीज आसपास हैं, वो रीजन ऑलरेडी इतना वोलाटाइल है कि अब उससे ज्यादा वोलाटाइल क्या हो सकता है? इससे ज्यादा वोलाटाइल नहीं होगा। सीरिया में बम्बार्डिंग जारी है, लेबनान में बम्बार्डिंग जारी है, यूएई की बम्बार्डिंग यमन में जारी है, सऊदी की बम्बार्डिंग वहां पे जारी है, वहां पे डिवीजन। तो मुझे लगता है कि अब इससे ज्यादा सिचुएशन और ज्यादा खराब होगी। और ईरान के पास वो कैपेबिलिटी भी नहीं है कि बहुत ज्यादा अगर वीकेंड हो रहे हैं या खुद उनके अंदर कुछ बहुत ज्यादा क्यास हो रहा है, तो एक पूरे रीजन को डिस्टर्ब करके, इनस्टेबल करके अपने आप को बताया कि अभी भी हम जो है रीजन के मेन आर्किटेक्ट है, यहाँ की जियो पॉलिटिक्स के मेन एक्टर। उनके पास इतनी न फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है, न ये पॉलिटिकल विल है, न वो जनता को बताने के लिए, न जनता उनकी इस रेटोरिक को लेके इन्फ्लुएंस नहीं होगी। तो ना आपके साथ जनता है, ना आपके पास फाइनेंस है, ना आपके पास पॉलिटिकल विल है। और आपको जून में जिस तरह से आप इतने वल्नरेबल हो गए कि जिस तरह से आपके लोगों का असैसिनेशन हुआ, मतलब बाहर के गेस्ट का, इस्माइल हनिया का आपकी टेरिटरी पे, सॉइल पे असैसिनेशन हुआ, तो इन सब चीजों को देखते हुए लगता नहीं है कि इसका रीजन पर कोई असर पड़ेगा। इसलिए कि देखिए रीजन इस वक्त एक फैक्ट है, इस पूरे 10-12 साल में अगर सबसे पावरफुल कंट्री है तो वो इजराइल है, सबसे कमजोर कंट्री है तो वो ईरान है। इजराइल एकदम इस वक्त ड्राइविंग सीट में है और ईरान जो है बिल्कुल रिसीविंग एंड पे है। अब इससे ज्यादा ईरान न सीरिया में जा सकता है, न लेबनान में जा सकता है, न कुछ भी नहीं लगता मुझे लगता। तो अब सब चीजें जो जियोपॉलिटिकल जो ड्राइव है वो इजराइल के पास। अब मुझे लगता नहीं कि इससे ज्यादा कुछ सिचुएशन खराब हो सकती है। हाँ लेकिन एक चीज हो सकती है, हाँ एक चीज हो सकती है कि ऑयल का प्राइस, हाँ वो हिट अगर हो सकता है तो उससे कुछ चीजें, लेकिन ऑयल का ऑलरेडी ट्रांजैक्शन जो है ईरान से बहुत कम है, तो उसका भी बहुत इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर इमेजिन कर लीजिए कि कल बिल्कुल एकदम वहां पे चीजें बहुत क्यास हो जाए, बहुत कुछ एकदम एनार्की फैल जाए, तो ईरान का ताल्लुक ट्रांजैक्शन में इतना कम इंटरनेशनल कम्युनिटी से ही उस पर भी असर नहीं पड़ने वाला है। हाँ, एक आखिरी सवाल ये कि जिस तरीके से इन सब के बावजूद जो आप कह रहे हैं कि ना तो रीजन में ही और ना ही इंटरनेशनली कोई बहुत इम्पैक्ट होने जा रहा है इन सारी चीज़ों का, ट्रंप को जिस तरीके से जवाब दिया गया है ईरान की ओर से, ख़ासतौर से खमेनेई की ओर से, उसका वो कितना इम्पैक्टफुल है? अमेरिका के लिए तो खैर बहुत क्या होगा, लेकिन ईरान के भीतर की जो राजनीति है, वहाँ जो प्रोटेस्टेंट्स हैं, उनके लिए, उन पर ये कितना असर डालेगा? ये देखिए मैं बताऊं आपको मिश्रा जी, देखिए आइडियोलॉजिकल जो पॉलिटिक्स होती है उसमें जानते हैं, उसमें एक प्रोनाउंसिएशन का, रेटोरिक का बहुत बड़ा रोल होता है। आइडियोलॉजी का, रिवोल्यूशन का और स्पीचेस का, और जानते हैं
और मतलब ओरेटरी का बहुत बड़ा रोल, तो चारों पांचों चीजें बहुत इंटरकनेक्टेड होती हैं। लेकिन उन सब चीजों से वहां का यूथ ऊपर उठ चुका है जी। अब उस वो रेटोरिक जो है लगता है कि हॉलो है, उसमें कोई दम नहीं है। और ईरान की पूरी वल्नरेबिलिटी, ईरान की हॉलोनेस हर लेवल पे, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, मिलिटरी, आइडियोलॉजिकली वो जनरेशन नहीं रही। मिलिटरी आपको यूएस ने और इजराइल ने वो कर दिया, फाइनेंशियली आप बिल्कुल वीक हैं, तो उसका असर नहीं पड़ने वाला। एंड पीपल आर नॉट गोइंग टू बाय दैट। अभी कल फ्राइडे सरमन में उन्होंने शायद खामेनी ने बहुत सारी बातें कही हैं, ये कही है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि उससे कोई असर पड़ने वाला, इसलिए कि वो लोग 50 साल हो गया तकरीबन, एक जनरेशन चली गई ये सुनते सुनते, लेकिन अल्टीमेटली अब उनके हालात पे इन रेटोरिक का, इस अमेरिका को थ्रेट करने का, भाई आपने कहा डेट टू अमेरिका, आपने कहा अमेरिका शैतान, आपने कहा इजराइल को वाइप आउट कर देंगे ग्लोबल मैप से, इन सब चीजों का जनता पसंद नहीं पड़ा। अच्छा, आज का जो यूथ है वो बहुत ही रेशनल है, बहुत ही लॉजिकल है, बहुत ही रीजनड है। वो देख रहा है कि दुनिया की और यूथ जो है, दुनिया की और कंट्री की इकोनॉमी, टर्की की इकोनॉमी 6%, 7%, 8% जा रही है। दुनिया हर लोग के हाथ में लैपटॉप है, कैफेटेरिया में बैठ के वो अपना अमेरिका जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं। हम जो है अभी इसी रेटोरिक में इस तरह से ट्रैप्ड हैं और उस रिजीम के पॉलिसी के का हम खमियाजा भुगत रहे हैं। सैंक्शन हम पे है, हम बाहर रिसर्च नहीं कर सकते, हम बाहर पढ़ नहीं सकते हैं। तो जो यूथ का एस्पिरेशन बताइए 21st सेंचुरी में, अगर आज का एक बंदा कोई बाहर ट्रैवल न कर सके, तो पढ़ने का वीजा दुनिया जा रही है प्रिंसटन में, हार्वर्ड में, तो वो इन सब अच्छी लगता नहीं कि मुझे इस टाइप में आने वाले हैं। वो चाहे खामेनी साहब की बात हो, चाहे प्रेसिडेंट मसूद की बात हो, चाहे अमेरिका को चैलेंज हो, अब वो चाहते हैं कि आउटकम, हमारी रियलिटी क्या है ग्राउंड पे, और सबको पता है कि रियलिटी ग्राउंड पे क्या है। जी बिल्कुल, हाँ, ग्राउंड की रियलिटी सबको पता है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है फजर साहब की, जो अमेरिका वेनेजुएला में जो कुछ किया या उसकी बाकी और जगहों पर जो निगाहें लगी हैं, तो इस मध्य पूर्व का इलाका अमेरिकी दबाव से और कितना ज़्यादा वो प्रभावित हो जाएगा? दबाव तो ऑलरेडी अभी भी बहुत है, लेकिन ईरान को भी अगर हाँ, इस बात में कोई शक नहीं। देखिए, अमेरिका का जो मतलब इन्फ्लुएंस है मिडिल ईस्ट में, ये वाहिद रीजन है जो आज तक अपने कॉलोनियल और इंपीरियलिस्ट इंपैक्ट से बाहर नहीं आ पाया। अमेरिका वहां के लिए ये लोग जो हैं एक तरह के वहां के प्रोटेक्टेड की तरह हैं वहां पे। और एक जमाना ये था आज से 7-8 साल पहले कि आप भी सुनने होंगे, इंटरनेशनल कम्युनिटी में बात आती थी, बड़े एनालिसिस थी कि वहां चाइना आ जाएगा, चाइना रिप्लेस कर रहा है, रशिया रिप्लेस कर रहा है, मल्टीपोलर वर्ल्ड हो रहा है, यूएन का दबदबा हो रहा है, अब इजराइल हो जाएगा। लेकिन ये हमास और गाजा वॉर ने ये साबित कर दिया है, पूरी तरह इस बात को इस्टेब्लिश कर दिया है कि अभी वहां पे न चाइना है न रशिया है। अगर कोई पावर होल्ड करता है तो वो करता है अमेरिका। वहां पे न यूएन काम करता है, न अरब लीग काम करती है, न ओआईसी काम करती है। वहां पे काम करता है अमेरिकन विल, अमेरिकन डिक्टेट और अमेरिकन पॉलिटिक्स। तो इसमें लेकिन जो गल्फ कंट्रीज है वो अमेरिका से इस तरह से एलाइड हैं, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे यूएई हो, चाहे कतर हो, चाहे कुवैत हो, चाहे बहरीन हो, उनको कोई खतरा नहीं है। जितनी भी जीसीसी कंट्रीज हैं वो ऑलरेडी उन्होंने अपने आप को उन्होंने अपनी पूरी, समझिए कि मैं तो कहता हूं कि गवर्नेंस को और सिक्योरिटी सिस्टम को ऑलमोस्ट आउटसोर्स कर दिया है अमेरिका को। यूएई ने तकरीबन अपने आप को आउटसोर्स कर दिया है। आज का जो पूरा इंटेलिजेंस है, पूरी सिक्योरिटी है, वो इजराइल के पास है। जो यूएई का रिलेशनशिप है सऊदी अरब से, जो इजराइल से, जो सऊदी अमेरिकन अलायंस है, अभी बताइए ट्रम्प साहब को दोनों तकरीबन 3 मिलियन, इन्होंने 3 ट्रिलियन दिए हैं। तो उसमें इनको कोई वो नहीं है, इन लोगों को कोई खतरा नहीं है और दबाव नहीं है, बल्कि इस तरह का अब वो दबाव से बाहर आ चुके हैं चीजें। अब उनके पास इतनी भी ताकत नहीं कि रेसिस्ट कर सके। अब तो सवाल यह कि आप हमारी मर्जी पे हैं, आप हमारी, जब तक अगर हम चाहेंगे मोनार्की, अगर हम चाहेंगे तो सर्वाइव होगी। और आपको याद होगा पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि मतलब ये ट्रम्प साहब का स्टेटमेंट है कि अगर हम हट जाएं तो आप 2 घंटे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था। जी। और जिस तरह से यूएई ने अपने आप को सरेंडर किया इजरायली विल के पास, जिस तरह से सऊदी अरेबिया, बल्कि ये प्रेशर है कि आप इजराइल से कब रिश्ते कायम कर रहे हैं, कुवैत लगता है कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, पूरे एपिसोड में कुवैत कहीं नहीं था। बहरीन जो है वो वही बोलता है जो सऊदी बोलते हैं। कतर का आपको पता है रिलेशन सऊदी अरब से, उनसे यूएस से कितने अच्छे हैं। उन्होंने अभी उन्होंने एक जहाज गिफ्ट किया डोनाल्ड ट्रम्प के लिए, उनको कोई वो चीज नहीं है।
ईरान अपने आप को इन लोगों से अलग डिफाइन कर रहा था कि नहीं, हम वो नहीं है जो ये गल्फ कंट्रीज है। लेकिन ईरान इतना वल्नरेबल है, इतना ज्यादा उसमें न इतनी स्ट्रेंथ है, न इतनी विल है, न इतना पोटेंशियल है कि अब वो स्टैंड कर सके। स्टैंड तो कभी भी नहीं कर सकता था जी, लेकिन जो हालात बदले उसमें लगने लगा कि नहीं, अब कोई रास्ता नहीं है। अब गल्फ कंट्रीज ने अपने आप को जिस तरह से ओपनली इजराइल और अमेरिका से एलाइज कर लिया है, जी, उसमें ईरान के पास अब सिर्फ एक म्यूट स्पेक्टेटर या ऑनलुकर होने के अलावा उनके पास अब कोई रास्ता नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया फजर साहब इस पूरी जानकारी के लिए। बहुत विस्तार से आपने इस पूरी जो राजनीति हो रही है मध्य पूर्व में और किस तरह से अमेरिकी दबाव वहां बढ़ रहा है और अमेरिका के प्रभाव में कैसे तमाम देश आ रहे हैं और ईरान के लिए आगे का क्या रास्ता हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मुझे समय दिया ताकि मैं आपसे बात कर सका। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।